पिछले वीडियो में हमने वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखा था। आज हम उसके न्यूमेरिकल ले रहे हैं। इसके अलावा भी आपकी हिंदी माध्यम की किताब जो ये एनसीईआरटी में चलती है उसके और भी जो क्वेश्चन है वो हम सब लेकर अपने सभी पुराने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ले लिया है। ये ऊष्मीय प्रभाव के बाद एनसीईआरटी की बुक में उदाहरण 12.10 है। यदि आपके पास किताब है तो कृपया आप यहाँ तक आ जाएं। 12.10 और पेज नंबर यहाँ पर लिख रहा है बेटा 241। तो इसको आप निकाल लें। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के ही ठीक नीचे ये एक सवाल दे रखा है, उदाहरण 12.10 पेज नंबर 241। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि एक विद्युत इस्त्री यानी जो आयरन कहलाता है, प्रेस कहलाती है, उसमें अधिकतम तापन दर है 840 वॉट। ठीक है जी। और 360 वॉट की दर उसकी न्यूनतम तापन दर है। तो अधिकतम तापन दर 840 वॉट है और ये वाली आपकी न्यूनतम है। दोनों बार उस विद्युत इस्त्री एक ही है, उस विद्युत इस्त्री को आपने कितने पे लगाया है? दोनों बार 220 वोल्ट पर। अब आपने जिसने भी बच्चों ने प्रेस की होगी तो उन्हें पता होगा प्रेस में यहां पर एक गोल बटन होता है, एक ही गोल बटन होता है। उस गोल बटन पर अलग अलग सेटिंग होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कुछ कपड़े मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ ऊनी होते हैं। तो मोटा कपड़ा जैसे जीन्स है या खिड़की का पर्दा है, उसमें तो आप कितनी भी गर्म प्रेस चला सकते हो, ठीक है। पर जो बिल्कुल पतले कपड़े होते हैं जैसे टी शर्ट हो गया या हमारे पहनने की बनियान हो गई या माता बहनों जी की साड़ियां हो गई, तो उन पर आप बहुत गर्म साड़ी नहीं चला सकते। तो एक ही प्रेस के अंदर अलग अलग कपड़ों के लिए अलग अलग सेटिंग होती है। तो वो मैंने लिखा भी है कि प्रेस वही रहेगी बट उसमें अलग अलग तरह के कपड़ों के लिए अलग अलग सेटिंग होती है। तो वो यहां पर एक बटन जैसा होता है, नॉब कहलाती है, नॉब है ना, एक बटन होता है जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, उसी तरह से प्रेस में भी नॉब होती है। उसमें इस तीर के आगे अलग अलग या तो तापमान लिखे होंगे या फिर सबसे अच्छा वो कपड़ा लिखा रहता है कि भाई वूलन है, कॉटन है, समझ रहे इस तरीके से। तो वही यहां पर ही कहना चाह रहा है कि उस प्रेस के नॉब को घुमा करके आपने ये अधिकतम तापन दर तो 840 वाट है और 360 वाट उसकी न्यूनतम तापन दर है। यानी वो आपने ये न्यूनतम तापन दर किसी साड़ी जैसे कपड़े की या आप जो बनियान पहनते हैं या बहुत पतली टी शर्ट के लिए आपने न्यूनतम तापन दर ली है, जबकि अधिकतम तापन दर आपने किसी मोटे कपड़े यानी कि खिड़की का पर्दा या मोटी जीन्स वगैरह के लिए ली है। पर प्रेस तो एक ही है। तो प्रेस एक ही है यानी भारत के किसी स्विच में लगाइए तो भारत में कितनी सप्लाई होती है? 220 वोल्ट। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है? दोनों अवस्थाओं में यानी अधिकतम तापन दर एवं न्यूनतम तापन दर में आपको धारा का मान बताना है। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये रहा। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक है जी। तो अब इधर आइए, अब मैं सब इधर से उधर से हटा दे रहा हूं, जो चीज की मुझे जरूरत नहीं, क्वेश्चन मैंने समझा दिया। तो वोल्टेज तो आपका फिक्स है 220 वोल्ट, ये हुई आपकी पावर और ये हुई वोल्टेज। तो इन दोनों से क्या रिश्ता निकल गया? P बराबर VI। तो पावर कितनी है बेटा? 840 और वोल्टेज कितनी है? 220। तो इससे आपको I का मान मिल जाएगा। तो उसने एक तो धारा पूछी है, ठीक है जी। तो आपको क्या क्या दो चीजें बताएं? शक्ति दे रखी है, क्योंकि वाट यूनिट, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। और वोल्टेज तो भारत के अंदर 220 वोल्ट आता है और क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो चलिए, धारा तो आपको मिल गई। अब उसने आपसे प्रतिरोध भी पूछा है, तो वो प्रतिरोध तो आपको मिल ही जाएगा। कैसे? कि भाई V बराबर IR होता है, वोल्टेज कितना है? 220। I तो ऊपर से लिख लेंगे और इस तरह से हमें प्रतिरोध मिल जाएगा। ठीक है जी। तो I का मान बड़े आराम से निकल सकता है। ये 22 से आप इसको काटने पहुंचेंगे तो 2 11 22 2। ठीक है जी। तो I का मान कितना हो गया बेटा? आपका 42/11। इसको भाग दे लीजिएगा, आपको धारा मिल जाएगी। और जो धारा का मान आया उसको यहां रख देंगे तो आपको प्रतिरोध मिल जाएगा। तो प्रतिरोध का मान कितना आ गया? 220 बटा आई, तो आई का मान कितना है 42 और ये इधर किससे गुणा हो जाएगा 11 से। ठीक है जी,
इस तरह से प्रतिरोध एवं धारा का मान आप अधिकतम तापन दर के लिए निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से पंखे का रेगुलेटर होता है उसको घुमा घुमा करके आप क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध बदल रहे हैं। इसी तरीके से जो प्रेस होती है, कपड़े को आप सलवट दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी जो नॉब होती है वो एक्चुअली आयरन की यानी प्रेस की फिलामेंट के रेजिस्टेंस को वो बदल रहा है। ठीक है जी। न्यूनतम तापन दर पे आ जाओ, तो न्यूनतम तापन दर कितनी है, 360। सूत्र फिर से वही होगा, P बराबर VI। तो न्यूनतम तापन दर या आपने 360 लिखा, वोल्टेज आपका कितना है 220, या इससे आपका करंट आ जाएगा। ठीक है जी। एक बार करंट आ जाएगा तो V बराबर IR में रख दीजिएगा, तो इससे आपको न्यूनतम तापन दर पे प्रतिरोध का मान मिल जाएगा। ठीक है जी। तो V कितना है, फिर से वही 220। R का मान आपको पता करना है, I का मान कहां से आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है जी। तो 218/11 है ना, 2 से 18 बार कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा, इससे आपको प्रतिरोध मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है प्रश्न को मैंने समझाया होगा तो आपको समझ में आया होगा। तो विद्युत इस्त्री हुआ, कमरा गर्म करने के हीटर हुए, या आपका पंखा हुआ, इन सब के अंदर नॉब या रेगुलेटर होता है। उस रेगुलेटर को घुमा घुमा करके आप अपनी इच्छा के मुताबिक तापमान को एडजस्ट या अनुकूल बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं 12.11। पेज नंबर वो एक बढ़ा लीजिए, कितना है 242, 242। क्वेश्चन आप पढ़ लें और मैं भी पढ़ के दिखाता हूं। तो उदाहरण है 12.11। देखें क्या क्या दे रखा है। 4 ओम का प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है जी। तो R का मान हो गया आपका 4 प्रति सेकंड। ठीक है। तो 1 सेकंड में, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा पैदा हो रही है, 100 जूल। ठीक है। तो जरा याद करिए, पावर का भी यही सूत्र है, कार्य करने की दर, यानी 1 सेकंड में किया गया कार्य। तो बस 100/1 करेंगे तो यहीं से आपको पता चल जाएगा पावर कितनी हुई, 100 वाट। ठीक है जी। ऊष्मा उत्पन्न हो रही है प्रति सेकंड। ठीक है। तो 1 सेकंड में आपकी 100 जूल की ऊष्मा पैदा हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर क्या ज्ञात करना है आपको, विभवांतर निकालना है। तो ऐसा कौन सा सूत्र हो सकता है जो इन सबको आपस में रिलेट करे। तो 4 ओम का प्रतिरोध यानी R पता है, विभवांतर उसने पूछा है, और शक्ति हमें पता चल गई। शक्ति कितनी है, 100। तो बस यहां पर रखने की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक से देख लें। तो हमें विभवांतर पता करना है, तो जरा देखिएगा, V² बराबर PR। तो P का मान है 100, R का मान है 4। तो V के लिए जब इसको रूट करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। ये देखिए आंसर आ गया। किताब वाले ने तो बहुत बड़ा घुमाया है, मैंने तो देखिए कितना छोटा करके दे दिया आपके सामने। इसको ध्यान से समझिए। देखो आंसर आ चुका है आपका। मैं एक बार फिर समझा दूंगा आपको। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, एनसीईआरटी ने बहुत बड़ा कर दिया। जैसे मेरी तो ये आदत है, सवाल में क्या दिया और क्या पूछा है। तो क्या दिया था, 4 ओम का प्रतिरोध यानी R का मान हो गया 4 ओम। उसमें इतनी ऊष्मा पैदा हो रही है प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड ऊष्मा यूनिट क्या है, ऊर्जा की। ऊष्मा और ऊर्जा एक ही होती है। हाथ को रगड़िए, ये आपने कार्य किया और ये ऊष्मा पैदा हो गई। तो ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वगैरह वगैरह। पर मैंने यहां पढ़ लिया था कि 1 सेकंड में 100 जूल ऊष्मा पैदा हो रही। तो 1 सेकंड में 100 जूल, तो इससे मुझे पता चल गया शक्ति क्या होगी, 100/1 यानी कि 100 वाट। अब शक्ति मुझे पता चल गई, R मुझे पता चल गया। ठीक है। और एक V मुझे ज्ञात करना है। तो तीनों में क्या रिश्ता है, यही तो है, P बराबर V² बाई R।
तो धारा वाला के बारे में सोचना ही नहीं है, ना तो धारा दी है ना पूछिए, तो धारा वाला फॉर्मूला भूल जाओ, क्योंकि कोई जबरदस्ती कहते नहीं सर मैं तो इससे निकालूंगा, अरे भाई क्यों निकालेगा, ना तो धारा दी गई है ना पूछिए, तो काय की जरूरत थी। ठीक है, तो शक्ति P हमने यहां से निकाल ली, प्रतिरोध का मान 4 हो गया, और विभवांतर पूछा तो तीनों के बीच में यही संबंध है। अब विभवांतर पूछा तो v स्क्वायर को यहीं छोड़ दिया, P को R से गुणा कर दिया, ये लीजिए, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सूत्र से, P गुणे तार। ठीक है, तो शक्ति का मान हो गया 100, R का मान हो गया 4 ओम, दोनों को गुणा कर दो, तो ये कितना आएगा बेटा तुम्हारा 400, पर ये स्क्वायर है ना, वर्ग है, वर्ग स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए, वर्ग है, तो v जब निकालने जाओगे तो इसको हमको क्या करना होगा, इसका हमें रूट, है ना, रूट निकालना पड़ेगा, तो रूट निकालते हैं। देखिए, तो ये तो था स्क्वायर, तो जब हम इसको स्क्वायर को यहां से हटाएंगे, तो स्क्वायर यानी वर्ग को जब हटाया जाएगा तो v का मान इसका अंडर रूट, तो 400 का आपको रूट निकालना होगा, तो v का वर्ग बराबर pr, तो v का वर्ग 400 है, तो v का मान कितना होगा, इसका अपन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में थोड़ा सा भी, तो रूट क्या हो जाती है, आधी पावर, है ना, आधी घन, है ना, आधा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 400 की घात आधा, तो वो निकाल लीजिए, 20 आंसर आ जाएगा आपका। इन्होंने काफी बड़े मेथड से करके दिया, अपन ने छोटे से ही खत्म कर लिया, वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है H बराबर I स्क्वायर RT का, वो भी ठीक है अपनी जगह, क्योंकि ये ऊष्मा दे रखी थी, समय का मान 1 हो गया, ठीक है वो भी। आइए अब एक छुटपुट प्रश्न और देख लें। किसी विद्युत हीटर की डोरी में क्यों नहीं जलती जबकि उसका तापन अवयव गर्म हो जाता है। देखो इसने उत्पत्ति को तो बहुत शुद्ध हिंदी है, तो हम तो थोड़ा सा बोलचाल की हिंदी ले लें। किसी विद्युत हीटर की डोरी गर्म क्यों नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव, है ना, क्योंकि विद्युत हीटर का तापन अवयव आपने देखा ही होगा, ऐसा वो जलेबी इमरती की तरह तार का बना हुआ तंतु होता है, तो यही कह रहा है कि तंतु गर्म हो जाता है हीटर का या प्रेस का, पर उसकी जो डोरी होती है, ठीक है, डोरी जिस पर या तो कपड़ा लपड़ा होगा, तो इसका आंसर यह है कि मान लीजिए प्रेस ही बना ली मैंने, तो इस प्रेस से आपने देखा हो 2 तार निकलते हैं, और फिर वो 2 तार किसी सॉकेट पर, यानी जहां पर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, ये लीजिए, तो इन तारों के अंदर तो क्या होता है, तांबे का तार होता है, उसी के अंदर, तांबे के अंदर या धातु के अंदर ही विद्युत धारा का परिचालन हो पाता है। उस तांबे के ऊपर आप प्लास्टिक या रबड़ जैसी एक कोटिंग होती है, ठीक है, वो बिजली के तारों के ऊपर आपने देखा हो प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं, तो प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। अब प्लास्टिक क्या होती है, अपने अंदर से धारा ही नहीं बहने देती, तभी तो हम प्लास्टिक को या तार को पकड़ भी लेते हैं, प्लास्टिक का तो हमें करंट नहीं लगता। जैसे कई बच्चों ने घर के अंदर वो बिजली का टेस्टर होता है, उसको आपने पकड़ के चेक किया होगा कहाँ लाइट आ रही है क्या नहीं आ रही, तो वो भी क्या प्लास्टिक का ही होता है, बैकलाइट प्लास्टिक का। तो बस, तो ये जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं ये आपके क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, प्लास्टिक, रबड़, कांच, लकड़ी, तो कुचालक होते हैं, तो उसके अंदर धारा बहती नहीं है, धारा बहती नहीं है तो जो ऊष्मीय प्रभाव होंगे, यानी ये जो ऊष्मा का जो प्रभाव होता है ये शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के चलते उसमें धारा तो बह ही नहीं रही है, खत्म कहानी, ठीक है। तो तापन अवयव धातु का बना है और उसमें धारा बह रही है, जबकि डोरी जो है वो कुचालक की बनी है, यानी प्लास्टिक की बनी है। ये वजह है कि वो कुचालक की बनी है तो उसमें धारा बह ही नहीं रही है। तो डोरी है कुचालक, डोरी क्या है बेटा आपकी, कुचालक, जबकि तंतु क्या है, उच्च प्रतिरोध का चालक है ना। तापन अवयव या तंतु उच्च प्रतिरोध है, वो अपने अंदर धारा तो बहने देगा, इसमें कोई शक नहीं है। कुचालक अपने अंदर से धारा ही नहीं बहने देता। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे 2 वाला, ठीक है। बाकी और में सब मैं साफ करता हूं। तो
अगला क्वेश्चन है कि 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। एक तो ये वॉट नहीं आएगा बेटा, यहाँ वोल्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि विभवांतर दे रखा है ना, विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। 1 घंटे को अपने को पहले तो सेकंड में बदलना चाहिए, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट गुणित 60 सेकंड, है ना। अब जाके फिजिक्स में समय को सेकंड में ही मापते हैं। ऊष्मा का आपको परिकलन करना है। तो आइए ऊष्मा का ये सूत्र तो है ही सही, I² RT तो है ही, पर मैं ये नहीं ले रहा क्योंकि धारा दी नहीं है उसके अंदर। ठीक है जी, तो आंसर किसी से भी निकाल लेते हैं, चलिए इसी से निकालते हैं। इतना आवेश इतने समय में, तो एक तो उसे धारा तो मिल ही जाएगी आपकी। तो धारा का मान कितना हो गया 96,000 डिवाइडेड बाय 60 गुणे 60। इसको हल कीजिए तो 0 0 से 0 0 कट ही जाएगा। ठीक है जी, तो इन 2 0 से 2 0 हट गया। फिर क्या आ जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो 16 6 96 होते हैं बटा 6। तो काट के देखिए ये आएगा, 2 0 से ऊपर के 2 0 कट जाएंगे, ऊपर 960 बचेगा। 16 6 96 होते हैं तो वहाँ पे 160 और नीचे 6। फिर इसको और थोड़ा सा काटिएगा तो कम से कम एक बार तो ये बड़े आराम से कट जाएगा। 2 से 80 और ये 2 तिया 6। ठीक है जी, धारा का मान तो आपका ये आ गया। विभवांतर भी हमको पता है। ठीक है, तो एक सूत्र ये भी होता है हीट का। अब बताइए तीनों में से कौन सा हमें फायदेमंद रहेगा। मुझे तो सबसे फायदेमंद ये वाला दिख रहा है। तो यही फायदेमंद दिख रहा है क्योंकि विभवांतर भी दे रखा है, धारा हम निकाल चुके, और ये आपका समय हमको पता ही है। ठीक है जी, और हमें क्या, फिर हमें प्रतिरोध की भी गणना करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि हम प्रतिरोध की गणना करें ही नहीं, सीधा सीधा यहां रख दें। तो विभवांतर कितना हो गया 50, धारा कितनी हो गई 80/3, और समय कितना है, समय तो हमें पता ही है 1 घंटा, यानी कि 60 × 60 यानी 3600। तो बस इससे आपको जूल में ऊर्जा मिल जाएगी। तो मैंने इस क्वेश्चन को यही मान के कि यहाँ वॉट की जगह क्या आएगा, वोल्ट आएगा, क्योंकि विभवांतर दे रखा था। इस तरह से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो मैं इसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं इसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं ऊष्मा का ये वाला सूत्र VIT इसको इस्तेमाल कर ले रहा हूं। आप इसको एक बार नोट कर लें। तो सूत्र क्या क्या लगाएं, धारा बराबर क्या होगा आवेश बटा समय। तो आवेश है 96,000 और समय है 1 घंटा। तो वहां से हमने धारा निकाल ली। विभवांतर उसने दे ही रखा था, समय भी उसने दे ही रखा था, बस इसको गुणा कर लीजिए। उम्मीद है समझ में आया होगा कैलकुलेशन वगैरह आपको। अब मैं इसका तीसरा सवाल शुरू करता हूं। तीसरा सवाल, पेज नंबर 242 का। यहां पे नहीं भी आपको दिख पा रहा हो तो आप, आपके पास बुक है ही सही, तो वो किताब आप ले आइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न नाम के टॉपिक में पेज नंबर 242 देखिए क्या क्या दे रखा है। 20 ओम का प्रतिरोध है, तो सबसे पहले आर का मान लिख लो 20 ओम।
तो 20 प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो धारा का मान कितना हो गया? 5 एम्पियर। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, समय भी दे दिया उसने, 30 सेकंड, ठीक है जी। उत्पन्न ऊष्मा यानी वही H, जूल में इसका आंसर आएगा, जूल यूनिट, जूल उसका मात्रक होगा। तो बहुत आसान है। तो IRT ऊष्मा के किस सूत्र में आता है? ये H बराबर I स्क्वायर RT, ये तो बहुत आसान निकला। तो I का मान 5, पचम 5 का वर्ग करना है तो पचम 25, प्रतिरोध का मान कितना है बेटा? 20, और समय कितना दे रखा है? 30। बस सबको गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 25 दूनी 50 यानी 500, 500 को 30 से गुणा कर लीजिए, 15,000 जैसा आ जाएगा आपका। जूल उसमें यूनिट लगा दीजिएगा, ये लीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान निकला। अब हम पेज नंबर 244 का ये वाला उदाहरण कर लेते हैं, 12.12। तो कौन सा उदाहरण है ये? 12.12। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। जनित्र मतलब कहीं से ऊर्जा का स्रोत है, जनित्र मतलब जनरेटर जैसी कोई चीज है। तो वोल्टेज दे रखा है कितना? 220। बल्ब से इतनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा का मान कितना हो गया? आधा एम्पियर हो गया। तो बल्ब की शक्ति बता दो। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। तो शक्ति का कौन सा? V और I वाला सूत्र ले लो, क्योंकि पावर के तो 3 सूत्र हैं, V स्क्वायर बटा R या I स्क्वायर R, और एक VI है। तो कौन सा ये फायदेमंद रहेगा? V और I दोनों ही दे रखे हैं, सीधा इसमें रख दे, आंसर आ जाएगा। तो दोनों का गुणा कर दे, आंसर आ जाएगा। अब हम आपको ये उदाहरण, ये वाला और समझा दें कि किस तरह से बिजली के बिल की गणना की जाती है। तो यह आपका 12.13। अब हिंदी मुझे तो पता नहीं कि आपको अनुमत शब्द आपने सुना है कि नहीं, पर रेटिंग, ठीक है। रेटिंग मतलब जो उस पर लिखा होता है। आप कभी भी कोई बिजली का सामान लेके आए, टीवी, फ्रिज, तो उस पर लिखा होता है कि वो कितने वॉट का है। इवन बल्ब पे भी लिखा होता है, इवन मोबाइल वगैरह पे भी लिखा होता है वो कितनी वॉट शक्ति खाएगा, कंज्यूम करेगा। तो ये उसकी अनुमत यानी रेटिंग का ही शब्द है कि उस पर कितना लिख रहा है। कि कोई बिजली का फ्रिज है जो 400 वाट की रेटिंग का है, यानी वो फ्रिज वाली कंपनी कह रही है कि मेरा फ्रिज 1 सेकंड में 400 जूल ऊर्जा खाता है, समझ रहे हैं, या 400 वाट शक्ति खाता है, क्योंकि शक्ति क्या है? ऊर्जा प्रति सेकंड। और 8 घंटे प्रतिदिन चला जाता है, अच्छी बात है। तो एक दिन में आप कितना चला रहे हैं? 8 घंटे, अच्छी बात। कितने दिन तक चलाया तुमने? 30 दिन तक। तो एक दिन में 8 घंटे चलाया, तो 30 दिन लाने के लिए क्या करेंगे? इधर भी 30 से गुणा किया, तो उधर भी 30 से गुणा किया, तो 30 दिन में बेटा वो कितना चलेगा? 240 घंटे। बहुत आसान सा। तो इधर भी 30 से गुणा कर लिया, तो इधर भी 30 से गुणा कर लिया, तो ये काम खत्म हो गया और एक ये काम खत्म हो गया। इन दोनों की अब हमें जरूरत नहीं है, ठीक। तो इतने घंटे तुमने फ्रिज चलाया, अच्छी बात। अब खर्चा किस हिसाब से निकालना है? 3 रुपए किलोवाट आवर, ठीक है जी। यानी कि वो यूं कहना चाह रहा है 3 रुपया 1000 वाट घंटा, 3 रुपया प्रति किलोवाट आवर। तो 1000 वाट घंटे का कीमत कितना है आपका? 3 रुपया, ठीक है। अब 240 घंटे तो फ्रिज चला, पर फ्रिज की अपनी शक्ति कितनी थी? 400 वाट, ठीक है। तो फ्रिज ने कितना खाया? तो फ्रिज कितना खाएगा? 240 गुणित 400, ठीक है। वैसे भी वाट और घंटा है, ये दोनों चीजें कैसे आएंगी? जब अपन घंटे को वाट से गुणा कर दें, ठीक। तो आइए मैं ऊपर की तरफ करता हूं इसको। तो 1000 वाट घंटा के 3 रुपए, तो हमारे वाट घंटे कितने? तो हम क्या करेंगे? 240 घंटे को हमने फ्रिज की शक्ति से गुणा कर दिया, वो है तुम्हारा 400 वाट।
400 वाट। अब इन दोनों गुणा कर देते हैं, तो 24 चौक कितने होते हैं 96, फिर 3 शून्य आ गए, तो ये आ गया तुम्हारा वाट घंटा। तो कुल मिलाकर उस फ्रिज ने 30 दिनों के अंदर 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से इतनी ऊर्जा खत्म कर डाली, 96,000 वाट घंटा। पर 1,000 वाट घंटा के कितने थे 3 रुपया, तो 96,000 वाट घंटे कितने हो भाई, भाग दे दो। देखो 1,000 तो आप एक तरफ हटा ही लोगे ना, तो कितना रहा आपका 96,000 वाट घंटा में कितना खाएगा वो, सोचो 96 गुणित 3 रुपया, इसको गुणा करो तो 3 छंग 18 का 8, हासिल लाई 3 हम 27 और 1 28, 288 रुपया खाएगा। देख लो इधर आप, 1,000 वाट घंटा जिसको हम क्या बोलते हैं 1 यूनिट, बिजली की 1 यूनिट है ना ये, तो 1 यूनिट है 3 रुपए की, तो ये कितना खर्चा हो गया 96 यूनिट। तो जब 1 यूनिट है 3 रुपए की, तो 96 यूनिट के लिए 96 गुणित 3 कर दिया, ये लीजिए, ये लीजिए, आ गया आंसर आपका। लिख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आज इतने ही सवाल काफ़ी हैं, बाकी का सवाल हम कल लोड करेंगे, तब तक आप एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिएगा। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप जानते हैं, ये वाली है ही सही, ये अपन पूरे सवाल सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो शुक्रिया देखने के लिए, कॉन्सर्ट लाइव की तरफ से थैंक्स।